नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे से लौट आए हैं वापस देहरादून। सीएम का इस बार का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे में यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर अंतिम फैसला लिए जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। समिट से पहले देश के कई शहरों और अमेरिका, दुबई और सिंगापुर में रोड शो के माध्यम से निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की तैयारी की जा रही है। धामी सरकार ने इस समिट के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष जो आपदा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है और मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है। अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण से जहाँ जन हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है, ज़मीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कें पूरी की पूरी खराब हो गई हैं, मकान ध्वस्त हो गए हैं, अनेकों स्थानों पर फसलों का नुकसान हुआ है। तो केंद्र से हम लोगों ने अनुरोध किया था, केंद्र की टीम वहाँ आई है, वो सारा आकलन कर रही है। और अभी तो ये है कि चूँकि आपदा जितनी आ गई है उसको रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन उसके असर को कैसे कम कर पाएँ, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो प्रभावित आपदा से लोग हैं उनके बीच में जाकर उनके लिए सामान्य स्थिति कैसे बने, उस पर उत्तराखंड चूँकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है। वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है। और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद उनके जो सुझाव थे उन सुझावों को भी अमल में लाए हैं। देहरादून में हमने इसकी बैठक की है, सभी के सुझाव लिए हैं, यहाँ भी करेंगे। उसके बाद देश के अन्य स्थानों पर भी बागेश्वर का चुनाव चूँकि वहाँ से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया, और चंदन रामदास जी जो वहाँ से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा। सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनावों के मैदान में पार्वती दास जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं, और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ की जनता का भी सीधे सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जीत की होड़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बागेश्वर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 17 अगस्त का कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के नामांकन दाखिल करने के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें नामांकन के साथ कांग्रेस ने बागेश्वर में एक जनसभा भी की थी, जिसमें सारी कुर्सियां खाली दिखाई दे रही। ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के बयान भी सामने आया है। ये वीडियो पुराना है और बीजेपी लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचती है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस का वीडियो वायरल करते हैं। कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के नेताओं का वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन अगर कुर्सियां खाली थी किसी ने दिखा दी तो उसमें सफाई देने की अवस्था क्या है? पूरा बागेश्वर की जनता जानती है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, जनता उनके कार्यक्रम आ नहीं रही है। उतनी कुर्सियां लगाई क्यों जितने लोग ना हो? तो आखिरकार चाहे वो किसी माध्यम से सोशल मीडिया में आया है, असत्य तो है नहीं, सत्य को नकारना कांग्रेस का नेचर बन गया है। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बागेश्वर के अंदर में बुरी तरह हारने जा रही है। ये महेंद्र भट्ट जी की बौखलाहट है। कहीं कुर्सियां खाली नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं, भरी हुई कुर्सियां हैं।
वो कहीं से वीडियो जानबूझ के भाजपा की शरारत है, उन्होंने वायरल किया होगा। कहीं पहले का वीडियो उनके पास कोई हो सकता है, लेकिन बागेश्वर में भाजपा बौखलाहट में इस तरह की हरकत कर रही है। उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। 15 साल का 18 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। पहले तो हिसाब दें कि क्या काम हुआ है बागेश्वर में, क्या नहीं किया है ये बता दें, क्या करने का विचार है ये बता दें। तो कुछ बोलने को है नहीं उनके पास। इस तरह के वीडियो वायरल करके अपनी शांति के लिए इस तरह की बात करते हैं। INDIA गठबंधन की एक बार फिर अग्नि परीक्षा है। उत्तराखंड में होने जा रही बागेश्वर उपचुनाव के लिए INDIA गठबंधन के दो साथी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दल अपने अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं, जबकि केंद्र की राजनीति में दोनों एक दूसरे के सहयोगी दल हैं। बागेश्वर में कांग्रेस और आप की सियासी भिड़ंत पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या उत्तराखंड में टूटेगा इंडिया गठबंधन? कहीं बागेश्वर उपचुनाव में टूट न जाए गठबंधन। बागेश्वर में इंडिया गठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों उतारेंगे प्रत्याशी। 2024 केरल के पहले उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं। ये चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी ने इसके लिए कमर कस ली है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए उपचुनाव पहली अग्नि परीक्षा होगी। दरअसल इंडिया गठबंधन में यहाँ दरार पड़ती दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस सीट पर अपने अपने उम्मीदवार को उतारने का मन बनाया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाएगा। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार को बागेश्वर में 16,000 वोट मिले थे, जिस वजह से कांग्रेस की हार हो गई थी। इस बार अगर दोनों पार्टियां अपनी हार से सबक नहीं लेती हैं तो इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बागेश्वर चुनाव में पिछली बार आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहते हुए अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार भी पार्टी पूरी क्षमता से लड़ेगी। वैसे किसके साथ गठबंधन में जाना है, अकेले या गठबंधन के तहत उपचुनाव लड़ना है, इस पर केंद्रीय नेतृत्व को अंतिम फैसला लेना होगा। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में स्थानीय लोग अपने प्रिय नेता स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी प्रत्याशी को बम्पर मतों से जिताकर विधानसभा भेजेगी। पिछले 2 महीने से बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। संगठन की मजबूती के लिए शक्ति केंद्र और बूथ स्तर में बैठकें पूरी कर ली गई हैं। सीएम धामी और पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों का बागेश्वर प्रवास संपन्न हो गया है और मेरा दावा है कि चंपावत की तर्ज पर बागेश्वर उपचुनाव भी बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उपचुनाव को लेकर राज्य के सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक कर आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी को बागेश्वर में सरकारी योजनाओं के पोस्टर हटाने को कहा। साथ ही जिले में वीवीआईपी दौरे यानी कि मंत्रियों के दौरे नहीं करने की ताकीद की। निर्वाचन आयोग की बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के मथुरा दत्त जोशी, दर्शन लाल बीजेपी के संपर्क विभाग के सदस्य संजीव विज और आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर जोत सिंह बिष्ट और बहुजन समाज पार्टी के नेता मौजूद रहे। आगे अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि बागेश्वर का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। किसान यूनियन क्रांति गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने बाढ़ प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी हमारे साथ में हैं। सैनी जी, जिस तरह से अभी किसान आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब जो मुआवजा दिया गया है वो बहुत कम है, यानी ऊँट के मुँह में जीरा उसे बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके का किसान एक तरह से वेंटिलेटर पे है, ये भी किसान ही कह रहे हैं और आपने भी कहा एक कहीं अपनी सभाओं में। क्या कहेंगे आप सरकार के इस मुआवजे को लेकर? देखिए, सरकार जो है पूरी तरह से किसान को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। किसान की जो आर्थिक स्थिति है, जो आज किसान पूरी तरह से ऑक्सीजन पे है, कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, उसे ना देखते हुए बिल्कुल आंख मीचे बैठी। और पहली बात तो हरिद्वार का किसान मुआवजा मांग ही नहीं रहा।
वो तो लागत मांग रहा। भाई तुम हमारी एक ही गन्ने की लागत तो देखो, एक बीघे में क्या लागत आ रही। ये तो जो राजनीतिक लोग हैं, विधायक और एमपी, सिर्फ सरकार गुमराह करने में लगे हुए। अभी तक जो मुख्यमंत्री, उनके जो 3 अन्य मंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 3 माह की बिजली माफ़ कर दी है, लेकिन बिल तो आ गए हैं। इस पे क्या कर रही है, मतलब आपका संगठन कुछ करेगा? देखिए, हमने 9 तारीख में डीएम को घेरने का काम किया। 250-300 ट्रैक्टर लेकर हमारी यही मांग है कि पूरी तरह से हरिद्वार जिला आपदाग्रस्त हो और किसान के लिए बिजली फ्री की जा, और जो किसान क्रेडिट कार्ड है, सोसाइटी का जो कर्जा है, वो माफ़ किया जा। और जब अगर ये नहीं होगा तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक इनके रास्ते बंद करने का काम करेगी। इनकी गाड़ियों के नीचे लेटेगी। जो मंत्री और मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में आवेगा, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हम यहाँ नहीं उतरने देंगे किसी भी कीमत पर। ये थे भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह का काम सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। वैसे तो इन दिनों देश के कई राज्यों में आई फ्लू बीमारी का प्रकोप है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से यहां आई फ्लू के मामले लगातार तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा यूपी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आई फ्लू पीड़ित मरीजों की लंबी कतार लगी है। वहीं इस पर लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नलिंद असवाल ने बताया कि सीएचसी में रोजाना करीब 50 आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीएचसी पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने आई फ्लू को लेकर जनता से अपील करते हुए कहा है कि लोग अपने हाथों को साफ रखें और आंख पर हाथ ना लगाएं और आई फ्लू के मरीज आंखों पर चश्मा लगाकर रखें। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस वक्त क्या स्थिति है आई फ्लू की उत्तराखंड में? अभिषेक, लगातार ही हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश से लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। जहां एक और जो बीमारियां हैं मौसम के बदलने से वो बढ़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आई फ्लू हो, डेंगू हो, लगातार ही जो इनके मरीज हैं उनमें इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर अब जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह अलर्ट है। सावधानी बरतने की भी अपील कर रहा है। खासकर अगर हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार ही जो आई फ्लू है, डेंगू है, उनके मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे ने एक टीम का भी गठन किया है और उस टीम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि अपने आसपास साफ सफाई रखे, हाथों को धोए, बार बार धोए। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखने के लिए लगातार स्वास्थ्य महकमा कह रहा है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। तैया पुल गोविंद घाट के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा आने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। सड़क बंद होने से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा है। मलबा हटाने में अब जिला प्रशासन जुटा हुआ है। तो मलबा आने की वजह से सड़क बाधित हुआ है, आवागमन प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये रोड ब्लॉक। अनुज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या स्थिति इस वक्त? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से लगातार पहाड़ों की अगर बात करें तो बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड लगातार हो रही है पहाड़ों पे। अगर वही बात करें बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग की, तो जिस तरीके से कल देर रात से लगातार बारिश भी हो रही है और भूस्खलन भी हो रहा है, तो एक पहाड़ी गिरने से मलबा सड़क पे आ गया और अभी तक की जो सीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम वहां पे पहुंची है, अभी तक की कोई जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो यातायात है वो बाधित हुआ है। कुछ देर के लिए लोगों को रोक दिया गया था। जो श्रद्धालु केदारनाथ या बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे उनको रोक दिया गया था और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी प्रशासन ने रोक लगा दी थी आने जाने को लेकर के। सबसे पहले जो लोक निर्माण विभाग की टीम है और आपदा प्रबंधन की टीम है, उसने सबसे पहले वहां से मलबा हटाया और मलबा हटा करके फिर यातायात सुचारू रूप से चालू कराया। तो कहा जा सकता है पूरे पहाड़ में इस समय भारी बारिश का रट है। राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही है। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन की टीम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर लक्सर से है, जहां बस ऑपरेटर यूनियन ने अवैध ई रिक्शा और टेम्पो संचालकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।
यूनियन का कहना है कि लक्सर, रुड़की और रायसी मार्ग पर 55 निजी बसें चलती हैं। सरकार ने उन्हें परमिट दिया है और प्रत्येक बस का वो टैक्स भी अदा करते हैं, लेकिन आजकल इन मार्गों पर अवैध ई रिक्शा और टेम्पो धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसके चलते बस मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई बस मालिक तो ऐसे हैं जो टैक्स अदा करने का टैक्स का पैसा भी नहीं जुटा पा रहे हैं। ऑपरेटर यूनियन ने पुलिस से मांग की है कि पुलिस इस क्षेत्र में अवैध ई रिक्शा और टेम्पो के संचालन पर रोक लगाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। रिक्शा का ई रिक्शा और टेम्पो के अवैध संचालन के उपलक्ष्य में चूँकि हमको गवर्नमेंट ने परमिट दिए हुए हैं, तकरीबन 35 परमिट हमारी बसों के हैं यहाँ पर रुड़की, लक्सर, कुर्डी मार्ग तक, मतलब हमको परमिशन दी हुई चलने के लिए, लेकिन उन परमिशन को छीन लिया इन ई रिक्शाओं और टेम्पो ने। जब से रोड अच्छी बनी है तब से इन लोगों ने इसके ऊपर चल रहे हैं और फिर मारपीट कर तैयार हो जाते हैं लोग। ये हमने अपनी शिकायत अधिकारियों तक यही पहुँचाई है, इसलिए यहाँ पर भी आए हैं कोतवाल साहब के पास भी कि हमारी सुनी जाए, क्योंकि हम 5500 रुपया प्रत्येक बस के रूप में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं प्रति माह, जो कि पूरा नहीं हो रहा। मांग ये है कि रिक्शा बंद हो ही जाए और ये टेम्पो टेम्पो चल रहे हैं बहुत करने में भी हमें समिति हो रही है। और हमने ARTO रुड़की को भी करा, SDM को करा, लक्सर SDM रुड़की को करा, SSP को किया, CO को भी किया, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर आपको बता दें। आबादी क्षेत्र में जंगली हाथी आने की वजह से दहशत का माहौल देखने को मिला है। जंगल से रिहायशी इलाकों में पहुंचा है हाथी। हरिद्वार के अस्पताल के पास का ये मामला है। इलाके में कई बार जंगली हाथी देखे गए हैं। वापस हाथी को जंगल में खदेड़ा गया है। आबादी क्षेत्र में देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जंगली हाथी जो है वो आबादी क्षेत्र में आया। भेल अस्पताल के पास ये हाथी पहुंचा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुड़की के गंगनहर कोतवाली पुलिस ने पाइप गोदाम से 25 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के 2 साथी भी अभी फरार हैं। पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की हुई 8 लाख रुपए की रकम भी बरामद कर ली है। आपको बता दें कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर चौक स्थित उप कारागार के सामने नवीन गोयल का पाइप और टैंक का बड़ा गोदाम है। बीते बुधवार की रात गोदाम में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जो हार्डवेयर की इनकी दुकान है वहाँ पर 25 लाख रुपए कैश होने की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि जो प्राथमिक छानबीन में पता चला कि इनके यहाँ पर कुछ लोग कर्मचारी थे जिनको इन्होंने निकाला था बीच में। इस पर हमारी टीमों ने सुराग रसी पता रसी करी, जिसमें इमामुल हक नाम का एक व्यक्ति था जिसको कुछ दिन पूर्व भी इन्होंने नौकरी से निकाला था और उसको संपूर्ण जानकारी रहती थी कैश कहाँ रहता है और कितना कैश सेल के बाद रखा जाता है। इसके आधार पर पुलिस टीम लगी थी, उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने अन्य 3 साथियों जो इंतजार और अन्य 2 साथियों के साथ जो है इस घटना को अंजाम दिया था। और इसमें जो हमारी टीमें लगी हैं उनको भी उत्साहवर्धन के लिए अभी तो इनको बताया गया है कि इनको आगे पूरी टीम जब अनावरित हो जाता है पूरा केस तो उनको कहीं ना कहीं उचित रिवार्ड दिया जाएगा। अभी के लिए है कि उत्साहवर्धन के लिए मैंने टीम को 5000 का जो कैश रिवार्ड के लिए इसमें बताया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।